हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ Aikidots। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम जो आपका 25 जून को हुआ है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके सभी सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपका सेक्शन है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अक्सर शिक्षक क्या करते हैं, स्कूलों में उसे दंडित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन साइकोलॉजी उसे क्या करना चाहिए, उसे उसे परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो आपकी प्रारंभिक मानसिक योग्यता की अवधारणा किसने दी थी। तो ये आपकी दी थी एल एल थर्स्टोन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। तो मोटिवेशन इज इंटरनल ओनली नहीं, मोटिवेशन इज एक्सटर्नल ओनली नहीं, मोटिवेशन इज इंक्यूलेटेड एज a रिजल्ट ऑफ सम नीड। तो ये हो सकता है मोटिवेशन इज नॉट यूजफुल फॉर longevity। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ माइंड। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने 3 लेवल बताए थे आपके माइंड के, दैट इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस। तो सुपर कॉन्शियस उसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट्स विल। तो छात्रों को परिणामों का ज्ञान देना, ये क्यों हम देते हैं, टू प्रमोट लर्निंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं और इसके विपरीत वंशाक्रम का यह नियम कहलाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी, ठीक है, कि जैसे आपका जीनियस है उसका बच्चा भी जीनियस होना चाहिए, ये आपकी हेरिडिटी कहती है। लेकिन कुछ मामलों में आपका जो जैसे जीनियस है, ठीक है, पेरेंट जीनियस है और उसका बच्चा एवरेज रह जाता है। ठीक है, तो सॉरी, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिगमन का नियम, दैट इज लॉ ऑफ रिग्रेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड ने आपके 5 लेवल एलिमेंट बताए थे क्रिएटिविटी के, दैट इज फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, और फोर्थ था आपका अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस, और फिफ्थ था आपका डिराइव। ठीक है, तो मेमोरी उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंटल एज एंड क्रोनिकल एज ऑफ स्टूडेंट इज 8 and 8, देन हिज आईक्यू विल बी। ठीक है, तो आईक्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 8.8 इंटू 100, दैट इज इजकल टू 100। ठीक है, तब आपके पास, आपको पता होगा, ये आपका एवरेज लेवल के बीच में आता है। ठीक है, आपका अगर 85 से लेकर 100 के बीच आईक्यू है, ठीक है, तब आपका जो आईक्यू है वो एवरेज लेवल का है। ठीक है, अगर आपका 70 से 85 के बीच में, तब आपका जो औसत स्तर है बिलो एवरेज है। और वहीं पे यार अगर आपका 100 से 115 के बीच में है आईक्यू लेवल, ठीक है, तब आप अबव एवरेज होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 100 अबव ऑफ एवरेज, एवरेज लेवल है मतलब कि उसका आईक्यू। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ चाइल्ड डिपेंडेंसी, कि कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। आकांक्षाओं का असंतुलित स्तर हो सकता है, भावनात्मक मानदंड नहीं, ये नहीं हो सकता, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि आकांक्षाओं का संतुलित स्तर उसका कारण नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया इज ए, तो ये आपका होता है राइटिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द आपके जो टास्क हो एक्टिविटी बेस्ड हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड। अगला है, ए मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड, तो आपका जो मोटिवेटेड बिहेवियर है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स गोल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो इसको हम स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू। तो ऑप्शन बी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, देख लेते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये होता है इसका एजुकेशन पर्पस। ठीक है, फंक्शन होता है। टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, ये भी होता है। टू एनालिसिस द रिलेशनशिप ऑफ पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ये नहीं लग रहा। नेक्स्ट है, टू हेल्प आइडेंटिफाई सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, तो ये भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। तो एसेंशियल इफेक्ट आपका जो लर्निंग का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो आपका हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। तो ये आपका कहा था वुडवर्थ ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनयूजुअल रिपीटिव बिहेवियर एंड और a tendency to engage in a restricted range of activities are symptoms of। तो ये आपके सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के, जिसको हम सबलीनता बोलते हैं या फिर इसको आत्म विभो भी बोलते हैं। ठीक है, आत्म विभो एक तरीके की ये बीमारी होती है जो बच्चों में देखने को मिलती है कि एक ही कार्य को वह बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटिज्म। अगला है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ए चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग के साथ जो आपका चाइल्ड है वो पास करता है 6 स्टेजेस से। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 3 लेवल बताए थे उन्होंने, वो जो आपके थे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, और 6 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो इसमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। संस्था में सामाजिक भावनात्मक माहौल ये इन्फ्लुएंस करता है। पृष्ठपोषण का प्रावधान, अगर आप बच्चों को फीडबैक नहीं देंगे तो उनको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी उसका कारक बनता है। परिवहन भी हद काफ़ी हद तक होता है। शिक्षार्थी की आकांक्षा का स्तर, तो ये भी आपका प्रभावित करने वाला कारक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्लियर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस आर, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो आपकी जो विदाउट रीइंफोर्समेंट है, तो ये आपकी दी थी पेबलब ने, पेबलब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा वाटसन ने भी, ठीक है, वाटसन ने भी इस पे दी थी विदाउट रीइंफोर्समेंट। अगर बात करें विद रीइंफोर्समेंट, तो आपकी ये 3 थ्योरी हैं विद रीइंफोर्समेंट, सॉरी रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग विद रिसोर्समेंट, ये आपकी तीनों विद रीइंफोर्समेंट है। और आपकी जो फोर्थ है पेबलब, ये विदाउट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कनेक्टेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट प्ले ए वाइटल रोल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये आपका कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु propound द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये आपकी की थी, ये इसका प्रतिपादन आपका किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति का चेतन मन किसी वस्तु या फिर गतिविधि पर केंद्रित होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अटेंशन, दैट इज अवधान। क्लियर। नेक्स्ट है विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये आपका कौन सा संप्रदाय है जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार करता है, तो ये आपका है संरचनावाद, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है कोह का कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ। तो ये आपका एक तरीके का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट होता है बुद्धि परीक्षण के लिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत परफॉर्मेंस टेस्ट होता है उसकी व्यक्तिगत बुद्धि जांच करने के लिए, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टूडेंट ऑलवेज गेट 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइंस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ। मतलब कि कोई विद्यार्थी हो, उसको 10 सही लाइनें लिखने पर 2 टॉफियाँ मिलती हैं। तो एक तरीके की ये री है। ठीक है, तो कैसी री हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी फिक्स्ड रेशो री। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक वास्तुकार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपकी तार्किक और गणितीय बुद्धि है ये आपकी साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसका। स्थानिक बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके वास्तुकार है या फिर आपके जो मूर्तिकार हैं, ठीक है, आपके वास्तुकार या फिर मूर्तिकार, शिल्पकार, उनमें आपकी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। और जो आपकी भाषाई बुद्धि है वो आपकी लेखकों में पाई जाती है, जैसे आपके लेखक, कवि हो गए, वकील हो गए, ठीक है, उनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, हु propound द सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये आपका दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू प्याजे इन विच स्टेट ए चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकेबलरी। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, देख लेते हैं। मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हो सकता है, सही लग रहा है। मानव विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है, हाँ ये भी सही है। मानव विकास परिपक्वता के साथ पूर्ण हो जाता है, नहीं ये गलत है। मानव विकास मात्रक है, ये भी गलत है। तो ये दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आई थिंक बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज, तो वो किस में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है सरकोज में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो ये आपका होता है ब्रोमीन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे आपका जो मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो वो आपका होता है मरकरी, दैट इज Hg। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन के लिए हम यूरिया का यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है ऑन ए शिप sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degree Celsius and a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of balloon when the ship reach Indian Ocean where temperature is 26.6 degree, sorry 1 degree, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको चार्ली लॉ लगाना पड़ेगा, दैट इज V1 पॉन T1 इजकल टू V पॉन टू V2, ठीक है। V1 आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा फर्स्ट केस में 2 लीटर, ठीक है। और आपके पास टेम्परेचर हो जाएगा 23.4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 23.4 में हम केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 273.15। तो 5 का ऐसे ही आ गया, 1 4 1 5 और 3 3 6 2 9, 296.55 आ गया फर्स्ट केस में टेम्परेचर। सेकंड केस में वॉल्यूम V2 हमने निकालना है, और T2 हमारे पास कितना आ जाएगा? T2 हमारे पास 26.1 में हम ऐड करेंगे 273.15, तो 5 ऐसे आ जाएगा 2639992, तो कितना आ गया? 299.25। तो V2 हमारे पास कितना आ जाएगा फिर? V2 आपके पास आ जाएगा, V1 आपके पास 2 लीटर है, 2 गुना, और टेम्परेचर T2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर 299.25 और नीचे में 296.55। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 2.018 लीटर आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एंट एसिड। तो इनमें से कौन सा है आपका कंपाउंड है जिसको यूज किया जाता है एज एंट एसिड? तो ये आपका हो जाएगा रेनी टाइडाइन, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द एलिमेंट Bal Mg and K द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। अब आपको पता होगा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपका जो मेटालिक करेक्टर है वो क्या होता है? आपका मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है, मतलब डिक्रीज होता है, और नीचे की तरफ आपका जो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट देखें, तब इस साइड को आपका डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो मेटल है वो कौन सा आ जाएगा फिर? इस फर्स्ट ग्रुप में आपका आता है पोटाशियम, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का पोटाशियम। सेकंड ग्रुप में आप फिर आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एल्युमिनियम और बोरोन सेम ग्रुप में आते हैं, ठीक है, सेम ग्रुप में आते हैं, लेकिन इनका पीरियड अलग अलग होता है, ठीक है। एल्युमिनियम जो है नीचे आता है, बोरोन ऊपर आता है, तो सही ऑर्डर यही होगा। सबसे पहले आपका आ जाएगा पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन बोरोन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपका जिनोन है जो एटॉमिक नंबर जिसका 10 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, बॉन्ड बना लिया उन्होंने एफ के साथ, तो बचे कितने आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो आपके पास 3 लोन पेयर ऑफ बचेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर, कि 3 लोन पेयर हैं इसके ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज
टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ स्मिट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जिस्म, दैट इज CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ड्रग्स बाइंड टू साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, दिस साइट इज नोन एज। तो ऐसी साइट को हम कहते हैं एलोस्टिक साइट, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए रिएक्शन दैट इज A+B गिव्स C+D+Q। तो इसमें आपके पास हीट एनर्जी बाहर आ रही है, ठीक है, और आपके पास जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव हो रही है, तो मतलब कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये पूछा है कि रिएक्शन विल अक्कर एट, तो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट द डिफरेंस इन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज। तो जब आप फिनोल को रिएक्ट करवाते हो, ये आपके पास फिनोल बना देते हैं हम, जब आप फिनोल को रिएक्ट कराते हो ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3, तब आपके पास कुछ इस तरीके के कंपाउंड बनते हैं। फिनोल और ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे, प्लस ब्रोमीन आपका जुड़ जाता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और जब आप इसी रिएक्शन को कंसीडर करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट इज H2O, तब आपके पास जो है ब्रोमीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके का कंपाउंड बनता है। तब पूछा है कि ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। तो बेसिकली आपका जो H2O O2 है वो पोलर है, ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ सब सॉल्वेंट के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। Next, consider the element fluorine, chlorine, oxygen, and nitrogen. Correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property. तो इस साइड को आपके पास जो केमिकल रिएक्टिविटी है, ठीक है, इंक्रीज होती है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि आपका केमिकल रिएक्टिव फ्लोरीन की हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फिर फ्लोरीन की आपके पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। देन उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर गिव्स। जब कैप्रोलैक्टम को आप हीट करते हैं तब आपके पास नाइलॉन 6 बनता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट ऑफ दिस, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। तो आपने इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आता है, 2.303 अपॉन के, ठीक है, के आपके पास दे रखा है, इनटू log ऑफ R0 अपॉन आर। R0 आपके पास कितना दे रखा है, 5, ठीक है, 5 ग्राम, और आर आपके पास 3 ग्राम। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 444 सेकंड आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच नेम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br गिव्स अल्केन प्लस NaBr। तो ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच फाइबर इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो आपका जो रेयन है इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि जो इसके गुण हैं वो एकदम रेशम के समान होते हैं, इसके रेयन के गुण। जो इसको सिंथेसाइज किया जाता है आपका, तो ये आपका वुड ट्री होती है, जो वुड होता है, ठीक है, वुड पल्प से इसको सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी यहाँ से होती है, रेयन की। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। तो कौन सी स्ट्रक्चर आपकी इंटैक्ट रखती है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, जे बरकरार रहती है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बाई ग्लिसरीन। तो तीव्र रिएक्शन कौन करता है इनमें से, पानी के साथ, ठीक है, कार्बन तो नहीं करता है, मैग्नीशियम हॉट के साथ करता है, ठीक है, सोडियम जो है इजीली रिएक्ट कर देता है कोल्ड वाटर के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव क्वांटम नंबर दिस। तो क्वांटम नंबर आपके पास n दे रखा है 3, तो 3, L0 है, तो L0 किसके लिए होता है, S के लिए, तो 3s हो जाएगा, ठीक है। तो 3s में आपके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा मेटल है आपके पास जो HCl दैट इज एसिड के साथ और प्लस हाइड्रोक्साइड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस, एसिड और बेस के दोनों के साथ जो है रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ चाइना रोज इज यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर विच कलर विल इट गिव विद बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिक सोल्यूशन के साथ ये ग्रीन कलर देता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता है एसिड, ठीक है, एसिड सोल्यूशन के साथ ये कौन सा कलर देता है, तो ये देता है मेजेंटा कलर। ठीक है, मेजेंटा कलर देता है एसिड सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इन चारों में से बताना किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो ये होती है एलपीजी की। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईयूपैक नेम ऑफ एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस। ठीक है, तो ये आपका 103 नंबर पे आता है। ठीक है, जिसको एल आर से डिनोट किया जाता है, लोरेंस इसका नाम होता है। आईयूपैक में इसका नाम अनट्रिलियम भी होता है, हनी ट्रिलियम। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट है, लिटमस जो आपका एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट। तो ये आपका लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका पर्पल डाई होती है लिटमस, ठीक है, उसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो आपका कौन सा इसमें से नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है और कैच कर लेता है फायर जब इसको एयर में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो सोडियम तो आपका मेटल हो जाएगा। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक फोस्फोरस। ठीक है, फोस्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच। स्पिनच में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोयल टार एंड आर यूज्ड एज। तो नेफ्थलीन बॉल्स को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कोयल टार। ठीक है, जो आपकी हम इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल की गोली है ना, देसी भाषा में फिनाइल की गोलियां। तो इसको एज ए मोथ रिपेलेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपको पता होगा आपकी जो फ्लेम होती है, ठीक है, तो उसके सबसे आउटर पार्ट को यूज किया जाता है गोल्ड स्मिथ के द्वारा, जो आपका ब्लू पार्ट का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हीट होती है। ठीक है, तो आउटर जोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आउटर जोन यूज करता है सुनार। ठीक है, गोल्ड को मेल्ट करने के लिए सबसे हीट पार्ट होती है, दैट इज ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट है, द प्लास्टिक दैट इज यूज टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ। तो आपकी जो प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपकी मेलेमाइन होती है, जिसको यूज किया जाता है ताकि आग को जो है आग ना लगे, मतलब कि एक तरीके से वो इजिली कैच नहीं करती फायर। ठीक है, आपकी जो मेलेमाइन प्लास्टिक है इजिली फायर को कैच नहीं करती है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है फायरमैन की यूनिफॉर्म बनाने के लिए। Next, what is the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 milliliter of solution। तो molarity निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपके पास सोल्यूट क्या है NaOH। ठीक है, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये निकाल लेते हैं पहले। तो गिवन मास आपके पास कितना दे रखा है, 4 ग्राम। अब इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का आपके पास एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इसको ऐड करेंगे 23, एक 24, 24 प्लस 16 40, तो 40 हो गया। इसको 40 से भाग कर देते हैं, जो कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गए। ठीक है, ऑफ सोल्यूट जो डिजोल्व इन। अब नीचे आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे 250 मिलीलीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। तो यहाँ पे आपके पास ये जीरो से एक नीचे जीरो कनेक्ट हो जाएगी, और दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो 25 चौके 100, दैट इज 0.4। तो आपके पास 0.4 मोलर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो आपकी साउंड है वो ट्रेवल करती है एज कम्पेयर टू सॉलिड में, सबसे अधिक ट्रेवल फास्ट करती है, फिर उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। ठीक है, अब हमने आपके साथ साउंड वाला जो टॉपिक है उस वीडियो में आपके साथ इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपने देखी होगी तो आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो साउंड है डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में। ठीक है, और आपका जो ह्यूमिडिटी है और साथ में आपकी विंड की डायरेक्शन कितनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है,
कि आपकी जो साउंड है वो अधिक दूर तक सुनाई क्यों देती है, क्योंकि आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब कि लिक्विड क्या है, लिक्विड की मात्रा जो है एयर में बढ़ जाती है, ठीक है। बारिश के दिन में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अब लिक्विड में जो एयर है, सॉरी साउंड है, ट्रेवल फास्ट करती है, ठीक है। तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट है द यूनिट एन एस इज इक्विवेलेंट टू। तो आपको पता होगा एन आपके पास न्यूटन का यूनिट होता है, ठीक है। न्यूटन दैट इज यूनिट ऑफ एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का एस आई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू फोर्स आपकी होती है एम इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर। एम यहाँ पे मास है, ए एक्सेलेरेशन है। अब एम का एस आई यूनिट आपके पास होता है किलोग्राम, और एक्सेलेरेशन का एस आई यूनिट होता है मीटर सेकंड इनवर्स के, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था वीडियोस में, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो। नेक्स्ट है आपके पास 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर आपका होता है 1 × 10⁻⁹ ठीक है। अब यहाँ पे मीटर नहीं दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 1 मीटर में आपके पास कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर। तो इस हिसाब से आपके पास जब इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा ये आपका बन जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। तब आपके पास चार चीजें होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आपकी होती है इक्वल टू एल इंटू, सॉरी रो इंटू एल अपॉन ए के बराबर होती है। रो आपकी रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टिविटी। क्या रिप्रेजेंट करती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज चीजों को याद रखेंगे तो लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं रजिस्टिविटी के यूनिट निकालूं तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। ए हमारे पास एरिया होता है, इसको हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। एल आपके पास लेंथ है, इसको मेजर करते हैं मीटर में। मीटर से स्क्वायर कट गया तो आपके पास जो रजिस्टिविटी है इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ओहम इंटू मीटर। क्लियर। अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या होता है, कंडक्टेंस, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह आपकी जो रेजिस्टिविटी है इसके उल्टा होता है कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी के आपके पास यूनिट हो जाएंगे ओहम मीटर, ठीक है। और कंडक्टिविटी के आपके यूनिट हो जाएंगे 1/ओहम इंटू मीटर। अब 1/ओहम आपके पास रिप्रेजेंट करता है साइमंस, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास साइमन अपॉन मीटर, दैट इज साइमन पर मीटर, आपके कंडक्टिविटी के एसआई यूनिट हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपके साथ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, साउंड वाले टॉपिक में, ठीक है। अब हमने बताया था कि आपका जो प्रेशर है उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, वेलोसिटी पर, ठीक है। तो जितनी वेलोसिटी पहले थी, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पर भी वेलोसिटी उतनी रहेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बेसिकली जो आपका सन है इसमें आपके पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है दैट इज ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये आपस में फ्यूज होके, ठीक है, फ्यूज होके क्या बनाते हैं, हीलियम, और क्या देते हैं, एनर्जी। और प्लस में आपके पास क्या बनता है यहाँ पे, न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। तो फ्यूजन इसका, न्यूक्लियर फ्यूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो इजी है ये तो, सरफेस टेंशन के कारण आपका स्फेरिकल नेचर होता है टू ऑक्यूपाइज मिनिमम सरफेस एरिया। क्लियर। नेक्स्ट है कि 200 बस 20 आपके पास वोल्टेज दे रखी है और 100 वाट की आपके पास पावर है, इज कनेक्टेड एट 110 वोल्टेज सोर्स, द पावर कंजप्शन वाइबल इज। तो मतलब कि कह रहा है कि 220 के वोल्टेज पर आपकी जो पावर है वो शो करता है 100 वोल्ट की, ठीक है। 110 वोल्टेज जब होगी तब आपकी जो पावर है वो कितनी होगी। तो आपके पास इसका फार्मूला होता है P इजकल टू वी स्केयर अपॉन आर। पहले आपको रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस को निकाल लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्केयर अपॉन पी फर्स्ट केस में। वी आपके पास फर्स्ट केस में 220 है, ठीक है। 220 गुणा 220 हो जाएगा जी। अपॉन में पावर आपके पास 100 वाट है तो 100 वाट। तो यहाँ पे जीरो जीरो कट जाएंगी, 22 गुणा 22 कितना हो जाएगा, 484, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपके पास 484 ओम आ चुकी है।
अब हमने निकालना है कि अगर आपके पास वोल्टेज 110 है तब पावर कितनी होगी। तो सिंपल फॉर्मूले पुट कर दीजिए, पावर आपने निकालनी है। रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, आपके पास क्या हो जाएगा 110 गुना 110 बटे में रेजिस्टेंस 484, तो 11 11 121। ठीक है, तो ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, इसे 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44, 4 बचे, फिर 11 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो 100 बटे 4 आ गया, तो 4 को 100 से काटेंगे तो 25। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 25 वाट। क्लियर। नेक्स्ट है स्विमिंग पूल लुक्स लेस डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज सिंपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। सिंपल है, ये नेगेटिव हो जाएगी ऊपर की तरफ जब हम बॉल को फेंकेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं। ठीक है, तो दूर दृष्टि निवारण के लिए आपके पास जो काम लिया जाता है वो है उत्तल लेंस, दैट इज कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली आपकी जो आई विजन होता है, ठीक है, जैसे आपके पास ये आईज है, ठीक है, ये मैंने एक रेटिना टाइप ये आपकी लेंस वन यहाँ पे आपका होता है, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उसकी जो इमेज बनती है वो यहाँ पे रेटिना पे बनती है। ठीक है, जब आपके पास दूर दृष्टि आपको रोग हो जाता है तब आपकी जो इमेज होती है, ठीक है, जैसे आपकी ये आईज है, ठीक है, तब आपकी जो इमेज होती है वो बियॉन्ड रेटिना बनती है, ठीक है, जिसे हम दूर दृष्टि रोग कहते हैं। तो इसको क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का। ये आपके पास आईज है, इसके आगे हमने एक उत्तल लेंस रख दीजिए, दैट इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसमें से जो है वो रेज ऑफ लाइट है, थोड़ा सा बेंड करेंगी अंदर की तरफ, ठीक है, फिर से यहाँ टकराएंगी और आपकी जो इमेज है प्रॉपर रेटिना पर बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका यूनिट होता है वेबर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका टेस्ला होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, वो आपका वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट है एट व्हाट एंगल विद हॉरिजॉन्टल ए स्टोन शुड बी थ्रोन सो दैट इट कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सिंपल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। नेक्स्ट है विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो जैसे आपके पास अगर मैं ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है, जो आपकी स्लोप है वो एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जो एरिया इसके नीचे बनता है, ठीक है, ये इस एरिया ये रिप्रेजेंट करता है आपका डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट डैश। तो आपका जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉइल लगी होती है प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल लगी होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टर्न्स होते हैं। अब यहाँ पे जब आप इसको यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द वोल्टेज, जैसे आपके पास 100 वोल्टेज थी, ठीक है, और करंट आपके पास 10 एम्पियर था, ठीक है, तो आपके पास पावर कितनी हो जाएगी, तो पावर होती है V इंटू आई, दैट इज 1000। ठीक है, 1000 वाट की पावर हो जाएगी। अब आपके पास स्टेप अप वोल्टेज क्या करता है, आपकी जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर देता है, मान लीजिए 100 से 400 हो जाएगी। ठीक है, तो तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर आपकी 1000 ही रहेगी। ठीक है, 1000 से आप 400 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ढाई। तो ढाई, तो मतलब कि आपका जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो आपका कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एट हायर करंट टू लोअर करंट। तो लो वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ए वायर of resistance R is melted and recast to half of its length, then the new resistance of wire will be। तो जैसे मान ली हमने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस आपकी होती है रो इंटू एल अपॉन ए के बराबर। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एरिया आपके पास नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन बोला है कि हमने उसको मेल्ट करके फिर से रिकास्ट किया, मतलब कि रिकास्ट किया मेल्ट करके, तो मतलब कि उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एरिया को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज रो इंटू एल। एरिया क्या, वॉल्यूम आपका होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, एरिया
वॉल्यूम और लेंथ ऊपर जाके स्केयर हो जाएगी। अब अब क्वेश्चन में बोला है कि आपकी जो लेंथ है वो क्या कर दी गई है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब कि लेंथ को उसका आधा कर दिया गया है। तो मान लीजिए पहले आपके पास रेजिस्टेंस थी रो इनटू लेंथ, आपके मान लीजिए पहले थी 2, तो 2 थी, और वोल्ट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेंथ की, एल स्क्वायर की। तो पहले आपके पास जो लेंथ मान लीजिए 2 है, ठीक है, अब कितनी हो गई है, 2 का आधा, ठीक है, तो 2 का आधा हो गया है लेंथ, तो मतलब कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी कम हो जाएगी, वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे आपके पास मान लीजिए रेजिस्टेंस पहले थी, सॉरी लेंथ थी आपके पास 4 मान लेते हैं, ठीक है, 4 थी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 चुके 16। अब इसका आधा हो गया, 4 का आधा हो जाएगा 2, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब कि 4। अब 16 से रेजिस्टेंस पहले अब कितनी रहेगी, 4, तो मतलब कि 4 टाइम्स कम होगी, तो R/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस। तो सिंपल है, आपकी जो आइनोस्फेयर है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है रेडियो वेव्स को, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। जैसे एक शॉर्ट स्टोरी आप सुन लीजिए, ठीक है, एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, उसकी एक्स उसको छोड़ के चली गई, ठीक है, लड़का था उसकी एक्स उसको छोड़ के चली गई, एक्स थी, ठीक है, चली गई। अब वो क्या करने लगा, गाने सुनने लगा, रेडियो पर गाने सुनने लगा, और उससे कानों से रेडियो पर जो गाने चल रहे थे उससे उसको प्यार हो गया। तो उसने बोला, रेडियो मिर्ची आई लव यू, ठीक है, रेडियो मिर्ची पे गाने सुनने लगा, तो बोला उसने, मतलब कि दिल से बाजा ये रेडियो मिर्ची आई लव यू, एक्स को भुलाने के लिए, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं आपकी सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक रेडिएशन को। जी से आपके पास हो जाएगी गामा रेस, एक्स से एक्स रेस, और यू से आपके पास, इसको इस तरीके से याद रखिए, आई लव यू से आपके पास हो जाएगी अल्ट्रा वायलेट रेस, लव से आपके पास हो जाएगी विजिबल, ठीक है, आई लव से विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो आपको 7 कलर दिखते हैं, ठीक है, दैट इज विव क्योर, ठीक है, विव क्योर, वो इस रीजन में फॉल करते हैं। आई से आपके पास हो जाएगी इंफ्रारेड रेज, मिर्ची से माइक्रोवेव रेज, और रेडियो से रेडियो वेव्स, ठीक है। अब रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस तरफ को जाते जाते हमारी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, मतलब कि डिक्रीज होती जाती है, तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रेज की, ठीक है, तो गामा रेज कहाँ पे है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर एट आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन देम। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, दैट इज 360 अपॉन थीटा, थीटा आपके पास 30 डिग्री दे रखा है, जीरो से जीरो कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अगर आपके पास सोल्व करके इवन नंबर आता है तब हम उसमें से -1 करते हैं, ठीक है, तो मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ठीक है, तो मतलब कि आपने देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए आप, जैसे आपने तालाब देखे होंगे, ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, सर्दियों में जो ठंडा पानी होता है, ठीक है, वो ज़्यादा भारी होता है, ठीक है। अब आपको पता है जो भारी चीज़ है वो नीचे जाएगी और हल्की चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक है, तो ठंडा पानी जो होता है वो ज़्यादा भारी होता है, जैसे आपके पास 10 डिग्री ऊपर ठंड होगी, ठीक है, ऊपर का पानी 10 डिग्री पे हो गया, नीचे जो पानी है वो गर्म है। अब क्या होगा, जो ठंडा पानी है वो नीचे चला जाएगा, मतलब कि 10 डिग्री का पानी नीचे चला जाएगा क्योंकि ज़्यादा भारी है, ज़्यादा इसकी डेंसिटी है। अब जो ऊपर का पानी, नीचे का पानी मान लीजिए 9 डिग्री पर था, ठीक है, 9 डिग्री का पानी ऊपर आ गया और 10 डिग्री का पानी नीचे चला गया। अब जैसे ये 9 डिग्री का ऊपर आएगा, ठीक है, अब फिर से ये भी ठंडा हो जाएगा। अब जैसे ये और ठंडा हो गया, जैसे 5 डिग्री हो गया, तो 5 का नीचे चला गया, 4 का ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री पर पहुंचता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तो आप करिश्मा देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे चला जाता है, ठीक है,
और 4 डिग्री पर जो आपका वाटर है वो शो करता है मैक्सिमम डेंसिटी को, ठीक है। मतलब कि 4 डिग्री पर जब पानी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब कि अब जो पानी है वो नीचे वाला ज़्यादा डेंस हो जाएगा एज कम्पेयर टू 3 डिग्री और 2 डिग्री, और 0 डिग्री पर आपकी तो बर्फ़ ही जम जाएगी। तो इस आपने देखा होगा जो आपकी झील होती है, ऊपर ऊपर बर्फ़ जमी होती है और नीचे आपका पानी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जिसके कारण जो आपकी मैरीन लाइफ है वो जिंदा रह पाती है, ठीक है। तो मतलब कि 4 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स, जब एक रे ऑफ लाइट है एंटर करती है जैसे एयर से ग्लास में एंटर करती है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। वेवलेंथ डज नॉट रिमेन सेम, ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A boy weighing 50 kg climbs 45 stairs in 9 seconds. If each step is of height 15 centimeter, then how much power did boy spend? अब पावर क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज पावर इज इक्वल टू कितने सेकंड में कितना काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा कि कितनी एनर्जी उसने स्पेंड की है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी उसकी। तो पावर क्या हो जाएगी? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे एम आपके पास कितना दे रखा है? एम आपके पास दे रखा है 50, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में। एच आपके पास इसकी हाइट हो जाएगी दैट इज 15 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में तो कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। और कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी उसने? 45, तो इसको गुणा कर देंगे 45 के साथ, ठीक है। और डिवाइड बाय टाइम, टाइम आपके पास 9 सेकंड ले रखा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 पंजे 45 हो गए, ठीक है। अब जीरो से जीरो और ये पॉइंट कटेंगे, ठीक है, तो क्या बचा? 15, 5 और 5, तो 15 पंजे 75, और 75 को 5 से गुणा कर देते हैं 25, 35 तो 37, 375। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कितनी पावर उसने खर्च की? 375 वाट। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो आपने देखा होगा बिब ग्योर, बिब ग्योर। अब आपका जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है किसकी ज़्यादा होगी? वायलेट कलर की ज़्यादा होगी। अब आपके पास फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच म्यू। ये वी क्या है? आपकी फ्रिक्वेंसी, म्यू सॉरी म्यू आपकी फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो मतलब कि वायलेट कलर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है वायलेट कलर। वायलेट के बाद आता है इंडिगो, इंडिगो भी नहीं है। उसके बाद है ब्लू कलर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू कलर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रीन, रेड और येलो। क्लियर। नेक्स्ट है ए वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। सी मतलब कि कितनी स्पीड से चल रही है, और लैम्डा मतलब कि कितनी उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो सी आपके पास दे रखा है 300, और वेवलेंथ है उसकी 0.3। तो पॉइंट से जीरो ऊपर चली गई, 3 से ये कट गया 1000, तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई आपकी? 1000 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपकी ऑडियो वेव है कि हमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब की जो आवाज़ है, साउंड है, वो सुनाई देती है, ठीक है। तो इस ये आ रही है 1000, तो मतलब कि 20 और 20,000 के बीच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडिबल। अगर फ्रिक्वेंसी आती 20 से कम तो आनी थी इंफ्रासोनिक वेव, अगर आती 20,000 से ज़्यादा तो आनी थी अल्ट्रासोनिक वेव। क्लियर। नेक्स्ट है इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विद। तो मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है। ये आपके पास पेंडुलम है, अब इस आपने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया है, ठीक है। अब आपका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है। अब आपने क्या किया है, टाइम जो है सॉरी लेंथ है वो डिक्रीज कर दी है, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब आपके पास लेंथ एल थी, अब आपने डिक्रीज कर दी, हाफ कर दी उसकी, तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन 2 जी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे रेशो में तो सब कुछ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ
आपके पास केवल बचेगा टी डैश इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2g। तो मतलब कि डिक्रीज हो रही है आपका जो टाइम पीरियड बाय फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन एयर बबल इन वाटर बिहेव एज। तो आपका एयर बबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जब आपकी लाइट रेज इसमें ट्रेवल करती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। डाइवर्ज हो जाती है तो एक तरीके से एक डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है। तो आपका जो डाइवर्जिंग लेंस है वो आपका होता है कनकेव लेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर यूजिंग एनोमीटर। तो इसका यूज हम करते हैं विंड स्पीड को मापने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका होता है 17.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट। तो एक हॉर्स पावर आपकी 746 वोल्ट के इक्वल होती है, दैट इज 1 HP इज इक्वल टू 746 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को निकाला जाता है, क्या संभावना है कि वह लाल रंग का हुआ। तो सिंपल है, आपके पास 52 पत्तों में से 26 आपके लाल होते हैं और 26 आपके काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो लाल रंग का पत्ता निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52, दैट इज 1.2, ठीक है। 1.2 इज इक्वल टू 0.50। तो ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, सो ऑन टू कोस 100 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसके बीच में ऐसे सो ऑन टू करते कोस 90 डिग्री की भी आएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कोस 90 डिग्री आपका होता है 0, ठीक है। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, वो 0 हो जाएगा, सिंपल। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इजकल टू 80, एक्स माइनस वाई इजकल टू 8, देन व्हाट इज द मीन ऑफ दिस। सिंपल है, आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इजकल टू 80। सिंपल, एक्स माइनस वाई आपके पास 8 दे रखा है, ठीक है। 8 से आपका 80 कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई आपके पास कितना आ गया, 10। अब आपने मीन निकालना है, ठीक है। मीन निकालना है तो सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 5 बार में कट जाएगी। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है। 100 रुपये थे आपके पास, अब डबल हो गए, मतलब कि उसके दुगने 200 रुपये हो गए। 100 रुपये से 200 रुपये हो गए, मतलब कि आपके पास 100 रुपया उस पर ब्याज पड़ गया, ठीक है। तो ब्याज का फार्मूला क्या आता है साई का, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब आपके पास एस आई कितना है, 100। प्रिंसिपल कितना माना आपने, 100, ठीक है। आर आपने निकालना है, आर हमने निकालना है। टाइम आपके पास है 12 ईयर्स, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा, आर आपके पास आ जाएगा 100/12। तो ये कट जाएगा 4 25 बार में और 4 3 12। तो 3 एकम 3 अट्ठे 24, एक बचा 8 से ही 1/3। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपने सीकंट थीटा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा पंडित भतरी प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, और टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। अब आपके पास कोट दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि बी आपके पास आ गए 24 और पी आपके पास आ गए 7, ठीक है। मतलब कि बी आपके पास 24 और पी आपके पास 7। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप एच निकाल सकते हैं इजीली, आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे आपके पास कुछ ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, ठीक है। 7 24 और 25 डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं आप। तो 25 आपके पास आ गया हाइपोटेनिस। अब आपने निकालना क्या है, सीकंट थीटा। तो सीकंट थीटा आपका क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, ठीक है। एच आपके पास 25 और बी आपके पास 24। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी इजकल टू 5 दे रखा है, दैट इज इसको मान लेते हैं 5/1। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप कंपेयर करिए, तो आपके पास ए और सी इजकल टू 5 आ जाएंगे और बी और डी आपके पास 1 आ जाएंगे। तो सिंपल पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो 3 × 5 प्लस में 4 × 5 अपॉन में 3 × 1 3 और 4 × 1 4। तो 20 प्लस 15 15 प्लस 20/4 प्लस 3 7 हो जाएंगे।
तो 20 + 15 35 हो गए, 35/7, 7×5 = 35। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, आपने बताना है कौन सी इसमें से ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं। जैसे √5 आपके पास 2.2 के आसपास होती है इसकी वैल्यू, और √3 की 1.7, तो इसको प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 3.9। अब √6 को चेक कर लेते हैं। √6 आपके पास 2.4 के आसपास होता है, और √2 आपके पास 1.4 के आसपास होता है, तो इसको प्लस कर लेते हैं, 8 और 3.8। ठीक है, तो आपके पास 3.9 फोर्स आपके पास 3.8 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दे रखे है लोग 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 लोग। तो सिंपल लोग का फार्मूला कहता है, अगर आपके पास log ऑफ ए, ठीक है, या फिर log ऑफ प्लस log ऑफ बी दे रखा हो, एंड सो ऑन दे रखा हो, जैसे log ए प्लस log बी दे रखा हो, तो इसको आप log ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय log ऑफ बी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फार्मूले को, log ऑफ ए स्केयर अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाय बी स्केयर अपॉन ए सी मल्टीप्लाई बाय सी स्केयर अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ए स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्केयर से ए कट गया, बी स्केयर से बी कट गया, सी स्केयर से सी कट गया, तो क्या बचा सिर्फ log ऑफ 1, और log ऑफ 1 आपका होता है 0, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास A.2 B.3 C.3, यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास कंपेयर करेंगे तो 2 आ जाएगी, सी की 3 आ जाएगी, सॉरी बी की 3 आ जाएगी, और सी की 4 आ जाएगी। तो पुट कर दीजिए, 2 प्लस बी आ गया 3, सी आ गया 4/3, तो कितने हो गया, 5 4 9/3, तो 3, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है कि एरिया निकालना है अपने ट्रायंगल का, 3 साइडें दे रखी हैं। ठीक है, तो सिंपल हीरोइंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आपके पास हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, √s × s-a, s-b और s-c। ठीक है, अब s आपके पास होता है सेमी पैरामीटर, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 + 12 + 20 / 2। क्लियर। अब इनको प्लस कर दीजिए, 6 2 8 और 2 2 4 48, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा। अब फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 24, और 24 में से हम 16 माइनस कर देते हैं तो 8 बच गया, और 24 में से 12 माइनस कर देंगे, 12 बच गया, 24 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब इसको तोड़ लेते हैं हम, 12 दूनी 24, और इसको भी तोड़ लेते हैं, 4 दूनी 8, 12 को ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हमारे पेयर बन जाए। तो 12 का पेयर बन गया एक, ठीक है, 12 का पेयर बन गया, 4 का बन गया और 2 का बन गया, तो 12 × 4 × 2, ये आंसर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 चौके 48, 48 दूनी 96, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच एंगल एक्स को निकालना है, तो सिंपल है, 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, 180 में से 115 को माइनस कर देते हैं, तो 10 - 5, तो यहाँ 7 - 1 आपके पास आ जाएगा 6, तो 65, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि कौन सी फॉल्स है, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट, तो फॉल्स ही आपकी फॉल्स हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 आपकी सबसे छोटी रेशनल नंबर थोड़ी होता है, 0 के बाद भी तो होते हैं -1 -2 है ना, सो ऑन टू, तो ये पहला ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके पास इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो 5 × 1 - 4 1 करेंगे तो 4.5 आएगा। इस तरह से इसको सोल्व कर लीजिए, 6 - 1 5/6। ठीक है, इसी तरह से आप सोल्व करते जाइए तो आपके पास आगे क्या आ जाएगा, 6/7 है ना, सो ऑन टू 99/100। क्लियर। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 6 से 6, ऐसे सारे नंबर कट जाएंगे, एंड में 4/100 आपके पास बच जाएगा, तो 4 से 25, तो 1/25, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 2 3, एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस आपका 1 2 दे रखा है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो सिंपल है, 1.3 पाई r1 स्केयर 1h, ठीक है, 1.3 पाई r2 का स्केयर h2,
इसकी रेशो दे रखी है 2/3। अब देखिए ये कट गया सारा कुछ, सिर्फ R1 और R2 रहे, ठीक है। R1 आपके पास कितना दे रखा है, 1, ठीक है, जो 1 का स्केयर हो जाएगा, और ये 2, 2 2 4, ठीक है। तो H1/H2 यहाँ से कितना आ जाएगा, H1/H2 आ जाएगा आपके पास 4 2 8/3। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर इज 120, देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास क्या है, एचसीएफ आपके पास 120 दे रखा है, ठीक है। अब पूछा कि क्या इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो मतलब सिंपल, जिसके टेबल में 120, जैसे 8 से 120 कट जाएगा, ठीक है। 120 को 8 से काटेंगे तो 8 1, और सॉरी 1, 4 बचे 8 पंजे 40 कट गया। ऐसे 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, लेकिन 35 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके पास यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ट्रेवल 440 मीटर डिस्टेंस इन 1000 रेवोल्यूशन, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर। तो मतलब कि आपके पास 1000 चक्कर लगाने पर 440 मीटर की दूरी तय होती है। तो एक चक्कर मतलब कि आपके पास कितना आ जाएगा, एक चक्कर मतलब कि 440/1000, ठीक है। जीरो से जीरो कट गई। तो एक चक्कर मतलब 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन मतलब कि आपके पास 2πr की वैल्यू कितनी आ गई, 44/100। तो 44/100, यहाँ से आर कैलकुलेट कर लीजिए, आर कितना आ जाएगा 44/100। 2π यहाँ डिवाइड हो जाएगा जाके 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखते हैं 22 इंटू 7। तो बाई दूने 44 कट गया। तो आर कितना आ गया 0.07। डायमीटर कितना आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दीजिए 0.14। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको आपने साइंटिफिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल गिन लीजिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6। तो 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल्व करने के लिए, जैसे आपके पास 225 का अंडर रूट होता है 15। अब 15 में 154 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 169। अब 169 का अंडर रूट आपके पास हो जाएगा 13, ठीक है। अब 13 में आपने 108 जोड़ देने हैं, 8 3 11, 121। 121 का अंडर रूट आपके पास हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 तो जोड़ दीजिए, 25 + 11 कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। 36 का अंडर रूट होता है 6 का, 6 में 10 जोड़ दीजिए, आपके पास कितना बचेगा 16। 16 होता है अंडर रूट 4 का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 किलोमीटर 5 मीटर दे रखे हैं, किसके बराबर आ जाएंगे जी, तो 2005, 2.05 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, इसको आपने डिवाइड करके देख लेते हैं किसके बराबर आता है, ठीक है। तो 11 के साथ जीरो लगा दी, और जहाँ पे 0 पॉइंट डेसिमल लगा दिया, लेकिन फिर भी छोटा है तो एक और जीरो लगा दी, तो आपके पास एक और जीरो। तो 11 9 99, ठीक है। माइनस करेंगे एक बचेगा, फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 0.9 का बार। नेक्स्ट आपके पास डायगोनल बताने हैं, ऑक्टागन में कितने होते हैं। तो कुछ इस तरह की आपकी शेप होती है ऑक्टागन की, ठीक है। ठीक। तो इसमें आपके पास जैसे आप इसको मिलाएंगे टोटल, ठीक है, ऐसे मिलाते रहेंगे, ऐसे आपके पास टोटल 20 तो है डायगोनल इसके बीच में बन जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड एज 100% प्योर गोल्ड, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट। सिंपल, 24 कैरेट का मतलब 100%, तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब कितने परसेंट, तो 22/24 गुणा 100। तो 2 से 11, 2 से 12, और ये फिट कट जाएगा, 4 3 12, 4 से 100 25 बार में, 25 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुना 11, तो आ जाएगा 275। 275 को हमने 3 से डिवाइड कर देना है, 275 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 9 27, एक बचा, 3 एकम 3, 2 बचे, तो 91 से ही 2/3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर। तो कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं, केवल एक होता है, सिर्फ दो आपका इवन प्राइम नंबर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार्ज 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 93। देख लेते हैं करके, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 9 9 9, ठीक है।
93 से भाग करनी है, 93 एकम 93, माइनस करेंगे 699। अब इसके आसपास की देखते हैं क्या आता है। जैसे 93 को गुणा करेंगे 7 से, 7 ये 21, दो बचे 63, दो 65, ठीक है। तो यही आएगा आई थिंक इसके आसपास, 651। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 5। अब 48 अगर ना होते तो ये पूरी तरह से कट जानी थी, तो मतलब कि 999 में से हमने माइनस करनी है 48। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 9951। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 3x माइनस 3x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 486। तो ये आपके पास 486 को अगर आपके पास 3 की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर हम इसको बेस कंपेयर करेंगे तो यहाँ 3 आपके पास बेस में नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज कर लेते हैं, जैसे 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x मल्टीप्लाई में 3 की पावर माइनस 1 कर लेते हैं इजकल टू 486, ठीक है। अब यहाँ से 3 की पावर x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1। इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा, 3x इंटू 2/3 इजकल टू 486, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 टू द 4, 2 4 दैट 236। तो सिंपल अब आपके पास क्वेश्चन बन रहा है 243 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 243 को 3 की टर्म में फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 की पावर 6। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 6। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो 4 कंसेक्यूटिव, फर्स्ट को x मान लीजिए, ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, थर्ड आ जाएगा x प्लस 4, और फोर्थ आ जाएगा x प्लस 6। अब इसका औसत, इसको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 के आप साथ, आपके पास दे रखा है 40। क्लियर। तो x x x 4x हो गए, 2 4 6, 6 6 12, ठीक है, अपॉन 4 इजकल टू 40, 4 चौके 16, तो 4x आ गया आपके पास, 4 चौके 16 160, 12 उधर जाके माइनस कर देंगे, तो 4x आपके पास कितना आ जाएगा, 160 में से 12 घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, और 5 में से 1 गया 4, तो 148। अब 4 से इसको काट देते हैं, 4 3 12, 2 बचे 4 7 28, तो x आपके पास आ गया 37। लेकिन पूछा है सबसे बड़ी तो होगी x प्लस 6, तो 37 में 6 जोड़ दीजिए 43, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से सोल्व करने का, तो इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसे आपके पास पहले इसको स्केयर कर लेते हैं बोथ साइड, तो अंडर रूट आपके पास कट जाएगा और यहाँ पे स्केयर चल जाएगा, तो मतलब 2 की पावर x इजकल टू 256 का स्केयर। क्लियर। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 2 के, 256 को, 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12 64, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, फिर 3 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 3 8, तो मतलब कि 2 की पावर x इजकल टू 2 की पावर 8 2, तो मतलब कि 2 की पावर 16 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 16। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ए बी सी दे रखा है, इनकी रेशो निकालनी है। तो पहले इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 और 4 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो सिंपली आपने 12 से इनको भाग कर देनी है, तो 2/12 ए, ठीक है, रेशो 3b/12, रेशो सी 4c/12। तो 2 से 6 बार में कट गया, 3 से 4 बार में कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, तो 6/4/3, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रीवियस ईयर माई एज वाज कंप्लीट स्क्वायर नंबर एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी क्यूब नंबर, एट प्रेजेंट माई एज इज।
तो जैसे आपको पता है, अगर 26 आपके पास उम्र होगी तो इससे एक साल पहले 25 और एक साल बाद 27, तो 27, ठीक है। तो 25 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो गया और 27 आपके पास कंप्लीट क्यूब नंबर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सिंपल इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फार्मूला ही पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था, ठीक है। एक्चुअल में फर्स्ट इसका नाम जो था वो आंध्रा था, ठीक है। जब इसकी गठन किया गया था तब इसका नाम आंध्रा था। 1956 में इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है। ये घाटित होने वाला भाषा के आधार पर पहला राज्य था, जो आपकी भाषा थी तेलुगु भाषा, ठीक है। और इसको जो गठन किया गया था, ये मद्रास से इसको अलग किया गया था, ठीक है। मतलब कि मद्रास से अलग करके आंध्रा नाम का नया राज्य बनाया गया था 1953 में। बाद में इसका नाम चेंज करके आंध्र प्रदेश कर दिया गया 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आपका राजस्थान है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका एरिया लगभग 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 पे आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, जिसका एरिया लगभग 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसुख मांडविया। क्लियर। अगला है, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है। तो आपकी जो संजय विद्युत परियोजना है, जो आपकी भावा जो रिवर है, इसका मेजर वाटर सोर्स है, ठीक है। ये आपकी किन्नौर जिले में है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी जो है 120 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है, जिसको 3 चरणों में पूरा किया गया है। 40-40 के 3 संयंत्र लगाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था। तो आपका जो धामी गोलीकांड है, धामी में हुआ था। धामी आपकी एक छोटी सी रियासत थी, जिस पर रूल आपके राणा करते थे, ठीक है। एक्चुअल में राणाओं के शासनकाल में जब धामी गोलीकांड हुआ, उस समय जो प्रशासन था काफी अस्त व्यस्त था, ठीक है। इनकी जो मांग थी, ठीक है, आपकी जो एक सभा आयोजित की गई थी 1939 में, अक्टूबर 1939 में एक सभा आयोजित की गई, ठीक है। इसके खिलाफ जो आपकी मांगे थी, ठीक है, इनकी मुख्य मांगे थी कि करों को कम किया जाए, ठीक है, 50% करों को कम किया जाए, और आपकी जो बेगार प्रथा है, ठीक है, उसको समाप्त किया जाए, और आपकी प्रजामंडल की स्थापना की जाए, ठीक है। प्रजामंडल, धामी प्रजामंडल की स्थापना की जाए। तो इन मांगों को लोगों को लेके इन्होंने एक सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष आपके भागमल सोठा जी थे, ठीक है। भागमल सोठा जी उस सभा के अध्यक्ष थे। तब क्या हुआ, 1939 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया उसके दौरान, सभा के दौरान, ठीक है। तब इसके कारण जो है जनता में रोष काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण जो है रोष को कम करने के लिए उन्होंने, पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, ठीक है। राणाओं ने गोलियां चला दी, जनता पर गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोग आपके मारे गए थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो हुआ था कि ऐसा कुछ कांड हुआ था हिमाचल प्रदेश जैसे पीसफुल राज्य में, ठीक है। 1939 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह आपका कहा जाता है मंगल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्नौर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो आपको पता होगा कि आपके टोटल जो है 68 सीट्स हैं हिमाचल में, ठीक है। जिसमें से आपकी जो एक सीट है वो आपकी किन्नौर में है, ठीक है, जो आपकी एसटी की सीट है, ठीक है। एसटी की सीट है। अगर आपकी बात करें एसटी, तो टोटल एसटी की आपकी 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। एक आपकी किन्नौर में है, ठीक है। एक आपकी है लाहौल एंड स्पीति में। अगर बात करें, केवल एक ही सीट आपकी किन्नौर में है और एक ही सीट आपकी लाहौल एंड स्पीति में है, ठीक है। और थर्ड सीट आपकी जो है चंबा में है। चंबा में एक एसटी की सीट है। 3 सीटें हैं एसटी की, ठीक है। एसटी की रिजर्व सीट एक आपकी होगी किन्नौर में, एक लाहौल स्पीति में और एक चंबा में है, ठीक है। चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में केवल एक ही सीट है, दैट इज ऑफ एसटी। क्लियर। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मैक्सिमम जो है राज्यसभा में आपके 250 सदस्य हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कि आपके 250 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा में, जिसमें से जो 12 सदस्य है वो आपके जो है राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था आपका
लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो आपके 1833 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है, कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये आया था आपका 4 अप्रैल 1905। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो था, इस भूकंप के कारण आपका जो कांगड़ा किला था, इसको भारी क्षति पहुंची थी, ठीक है, कांगड़े किले को। फिर इसके बाद जो इसका, इस पर आपका जो है ब्रिटिशर थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने स्पीति की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि के रूप में कितनी धनराशि देने की स्वीकृति दी है? तो हाल ही में आपके जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, उन्होंने 15 अप्रैल को घोषणा की थी, जो आपकी लाहौल स्पीति हैं, ठीक है, स्पीति की जो महिलाएं हैं आपकी, ठीक है, स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है, जो आपकी 18 से 60 वर्ष की बीच की जिसकी महिलाएं हैं स्पीति में। नेक्स्ट है, कालेश्वर मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो कालेश्वर मेला आपका जो है काफी फेमस मेला है, बैसाखी के पर्व के रूप के पर्व पे इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलेश्वर में हम भी अब जहाँ पे नहाने गए थे, ठीक है, ये एक नदी है ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी के किनारे आपका शिव जी का मंदिर है, ठीक है। ये आपका देहरा में पड़ता है, जो आपका कांगड़ा में है, ठीक है, बैसाखी पर्व पर जहाँ पे लोग काफी संख्या में नहाने के लिए आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांगड़ा। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस है वो आपकी गुवाहाटी में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो आपका जो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट हार्बर है या फिर पोर्ट है वो आपका मुंबई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका जो सेकंड संडे होता है, ठीक है, सेकंड संडे होता है मई का, हर वर्ष उसमें मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो 14 मई को इसको मनाया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कहा जाता है मुंबई को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणनाओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो सबसे कम जो आपकी साक्षरता दर है वो आपकी चंबा में है, जो लगभग 61% के आसपास है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें ओवरऑल भी जो है चंबा में सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। सबसे ज्यादा की बात करें तो उसका राइट आंसर हमीरपुर है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर हमीरपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो इसकी करेंसी हो जाएगी, इसकी करेंसी है दिरहम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने पार्ट्स हैं? तो जब इसकी गठन हुआ था भारतीय संविधान की मतलब कि बनाया गया था, तब इसमें 22 पार्ट थे, लेकिन अब इसमें बढ़कर 25 पार्ट हो गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो पार्ट्स थे, ठीक है, सॉरी आर्टिकल वो 448 हो चुके हैं, 448 आर्टिकल हो चुके हैं, जो पहले में 395 थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कृष्णा बनाती है, नर्मदा नहीं बनाती, कावेरी ब्रह्मपुत्र ये तीनों बनाती हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, ये आपकी इस्चुअरी बनाती है, ठीक है, दैट इज मोहाना बनाती है। अगला है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ, इस आक्रमण के साथ जो है भारत में इस्लाम धर्म की मतलब कि इसी के साथ जो है इस्लाम धर्म भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी है अब आपकी जमुना, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है, इसका जो एरिया है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। सबसे लंबी नदी आपकी सतलुज है, जिसका एरिया 320 लेंथ 320 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है वो आपकी वान लेक तुर्की में पाई जाती है, जो तुर्की में है, ठीक है, लगभग 330% के आसपास जो है सैलिनिटी इसमें पाई जाती है। और इसके बाद जो आपकी है
वो मृत सागर इसमें इससे कम है, इसमें 224 की परसेंट के आसपास सैलिनिटी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके हैं राजीव कुमार, जो 25वें नंबर पे हैं। ठीक है, 25th आपके राजीव कुमार है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्लियर। अगला है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर, ठीक है, कहाँ मिली थी? तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर आपकी मिली थी मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को है सोने का रेशा कहा जाता है, दैट इज गोल्डन फाइबर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी मुंबई को कहा जाता है, सॉरी कोच्चि को कहा जाता है। ठीक है, जो आपका केरल में है। ठीक है, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, जो आपका केरल में है। इसके अलावा केरल को मसालों की रानी या फिर मसाल, क्योंकि काफ़ी फेमस है ये मसालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका मुंबई है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेवन आइसलैंड किंग। ठीक है, 7 द्वीपों की रानी। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? तो ये आपके हैं सत्य नडेला, जो भारत के हैं। ठीक है, भारत के आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर। ओके गाइज, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद IQ डॉट्स।